आदाब, मेरा नाम है मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बेबाक मुंसिफ। दोस्तों, तेलंगाना में भी अब आने वाले जो मरहले हैं उसमें लोकसभा का इंतखाबात होना है और न सिर्फ लोकसभा का इंतखाबात, बहुत ज़्यादा इस बार कहा जा रहा है कि तेलंगाना जो है वो अहम रोल अदा करने वाला है, क्योंकि अब तक साउथ जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की पकड़ से दूर रहता था, लेकिन इस बार जो है बीजेपी की साउथ में एक अलग लेवल पर मेहनत चल रही है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि तेलंगाना में बीजेपी इस बार पिछले से जो उनकी 4 सीटें थी उससे ज़्यादा बढ़त बनाएगी। लेकिन बीआरएस भी अब अपनी फॉर्म में वापस आ गई है। बीआरएस एक चीज़ से बहुत ज़्यादा मुतमईन है। उसका कहना था कि हमें जो वोट परसेंट विधानसभा के चुनाव में मिला था वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। भले से ही उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जो वोट प्रतिशत था उसमें कोई कमी नहीं आई थी और कहीं ना कहीं उसी वोट परसेंटेज के आधार पर बीआरएस अपने आप को रेस में मान रही है। इधर अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का दावा है कि एक सरकार में जो उन्होंने काम किए हैं, जो गारंटियां पूरी की हैं, जो लोगों के लिए काम किए हैं, हम उसके बेस पर कहीं ना कहीं ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेंगे और कम से कम कांग्रेस का कहना है कि 12 से 17% का जो है वोट पर जो सीटें हैं वो ज़रूर हम हासिल करने में कामयाब रहेंगे। 17 में से 12 सीटें। बात अगर इस वक्त के अहम मुद्दे की करें तो पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह का तेलंगाना दौरा होने वाला है और इन तीनों बड़े लीडर के आने से कहीं ना कहीं माहौल बदलाव आता है। ये कहा जाता है कि जब पीएम मोदी कहीं रैली करते हैं तो बहुत सारे जो माइंड सेट होते हैं, जो लोग नाराज़ होते हैं या जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, वो लोग भी अपना मन बना लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। और यही वजह है कि बीजेपी ने अमित शाह के जैसे लीडर्स होते हुए और बड़े लीडर्स होते हुए भी हमेशा पीएम मोदी को आगे बढ़ाया और पीएम मोदी के चेहरे पर ही ये 2024 का यानी कि तीसरा चुनाव लड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत अहम मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त तेलंगाना में भी चर्चा में है वो है रिजर्वेशन का मुद्दा, क्योंकि रिजर्वेशन का मुद्दा साफ तौर पर कहा गया कि धार्मिक आधार पर जो भी रिजर्वेशन है वो खत्म किया जाएगा। ये बीजेपी की तरफ से बयान है और भी कई मुद्दों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है और इस पर रेवंत रेड्डी ने भी पलटवार किया है। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि जो रिजर्वेशन है वो बीजेपी खत्म कर देगी। अब क्या इसमें सच्चाई है, क्या और मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों पर बात होगी और बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर टीआर श्रीनिवास साहब हमारे साथ हैं। श्रीनिवास साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं, बीआरएस का प्रतिनिधित्व करेंगे। फैसल खान एक यंग लीडर हैं, फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं, बीआरएस के लिए उनसे सवाल लेंगे। और अशफाक खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के लिए। और अशफाक खान साहब बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के और न सिर्फ सीनियर लीडर हैं बल्कि कांग्रेस ने उनको कई जिम्मेदारियां भी दी हुई हैं। तो ये 3 अहम गेस्ट मेरे साथ हैं और इन तीनों से चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा अशफाक साहब के पास। अशफाक साहब, कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा मुझे लगा, 2 अहम मुद्दे थे। 2 अहम मुद्दों में एक तो सीपीआई लीडर्स की जो मुलाकात हुई सीएम रेवंत रेड्डी से, वो वाला एक मुद्दा छाया रहा और दूसरा मुद्दा उन्होंने जो रिजर्वेशन को लेकर बीजेपी पर कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है रिजर्वेशन खत्म कर देगी। क्या वाकई ये अहम मुद्दा है तेलंगाना के लिए? देखिए, जिस तरीके की बयानबाजी हमारे जो बीजेपी के जो लीडर्स की तरफ से किए जा रही है वो कहीं ना कहीं, देखिए आप फिर एक बार यही कोशिश की जा रही है कि हिंदू मुसलमान करें, मुसलमानों को जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो रिजर्वेशन को ख़त्म करें। तो मैं समझता हूं कि जो कल का जो रेवंत रेड्डी जी का जो स्टेटमेंट है कि बीजेपी तो पूरी कोशिश करेगी, लेकिन जनता के हाथ में है कि जनता, जो लोग तुष्टीकरण की सुष्टीकरण की जो राजनीति कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल की जो राजनीति कर रहे हैं, उनको दूर रखना है। तो फिर कांग्रेस को वो तो सीधे तौर पर आप पे आरोप लगाते हैं कि पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने ही तुष्टीकरण की राजनीति की है और लोगों में फूट डालो की राजनीति की है। अगर कांग्रेस फूट डालो की राजनीति करती होती तो शायद आज कांग्रेस इख्तियार में होती। जिस तरीके से 10 साल से फूट डालकर बीजेपी राजनीति कर रही है, देश को बांटा है, आप देख रहे हैं, जनता देख रही है। तो फूट की राजनीति शुरू से बिना कोई एजेंडे के मंदिर मस्जिद कौन करते हैं, हिंदू मुस्लिम कौन करते हैं, बीफ कौन करते हैं, खाने पे पाबंदियों की बात कौन करते हैं, तो ये सब तो बांटने की बात है। अगर कांग्रेस को बांटना होता तो फिर कांग्रेस ही तो इख्तियार में होती। बीजेपी आज जो जनता ने इनको वोट दिया था, इन्होंने जो वायदे 2014 में जब ये हुकूमत में आए तब उन्होंने कुछ वायदे किए थे कि जनता को कि भाई हम जो है सो महंगाई दूर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट लाएंगे, 2 करोड़ रोज़गार बताए थे। तो उस मुद्दों पे जो सो जनता ने इनको जो सो वोट दिया था। उसके बाद
जैसे ये सत्ता में आए, बड़े पुराने मुद्दे हो रहे हैं, मैं हाँ, नहीं, रिजर्वेशन के लेके बात कर रहा हूँ। आप पिछले 10 साल से एक ही बार के 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख देंगे, इसी पे आप टॉपिक पे लगातार बात कर रहे हैं। मैं बात करना चाह रहा हूँ अब जो नया मुद्दे चल रहे हैं रिजर्वेशन को लेकर, खासकर अहम मसला चल रहा है इस वक्त जो है रिजर्वेशन। मैंने सवाल आपसे किया कि क्या वाकई रिजर्वेशन जो है वो तेलंगाना में अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि सीएम रेवंत रेड्डी इस बात पे करने पे मजबूर हो रहे हैं। नहीं, रिजर्वेशन जो है वो हमने इकोनॉमिकली बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ के लिए दिया था, और मैं समझता हूँ कि बीजेपी यहाँ पे इख्तियार में नहीं। अगर वो सेंटर में अगर उनको करना होता तो पिछले 10 साल में इख्तियार में थे, वो चाहे तो कर सकते थे। लेकिन अभी इलेक्शन का माहौल गर्म हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं जो वोटर्स है उनको लुभाने के लिए ये कह रहे हैं कि अगर हम इख्तियार में आएंगे तो ख़त्म कर देंगे। ऐसा मैं समझता हूँ कि ये होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी आप और एक चीज़ भी ये समझ लीजिए कि ये जो मुद्दा है वो भी कोर्ट में पेंडिंग है। तो क्योंकि कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट डिसाइड करेगा इसको लेकर। बीजेपी तो बस कहते रहेगी कि भाई हम आएंगे तो जो सो ये बैन करा देंगे, या जो सो ये मुसलमानों को या माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन मिल रहा है उसको ख़त्म करा देंगे, तो ये तो बोलते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि जो चुनाव के जो मुद्दे यहाँ पर हैं, बेरोज़गारी है, तो हम बेरोज़गारी के ऊपर जो सो हमारा फोकस है, और हमारा जो फोकस है वो जो डेवलपमेंट पे फोकस है, तो हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। और ये बीजेपी का काम है बोलते रहना कि भाई जो हम आएंगे तो खत्म कर देंगे रिजर्वेशन। ठीक है। श्रीनिवास साहब आपके पास आना चाहूँगा। श्रीनिवास साहब, वो तो कह रहे हैं कि तुष्टिकरण की राजनीति तो बीजेपी कर रही है पिछले 10 सालों से। कभी ये खाने पे पाबंदी लगाते हैं, कभी किसी और मसले पे लगाते हैं, और सीधे तौर पर अब जो है रिजर्वेशन का मुद्दा बना लिया इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये डिबेट में बुलाया। सवाल पहुंचा श्रीनिवास साहब आप तक मेरा? हाँ, यहाँ पे 2 मुद्दे हैं रिजर्वेशंस के। एक तो कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने पेंडिंग है जी, वो उस पर अभी फिलहाल बात करना जायज नहीं है मेरे हिसाब से। वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को और सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मेरे सवाल को शायद अशफाक साहब भी नहीं समझे थे, आप भी नहीं समझे थे। मैं तेलंगाना से रिलेटेड बात जरूर कर रहा था, तेलंगाना के मुद्दों से रिलेटेड बात जरूर कर रहा था, लेकिन मैंने वो 12% वाले रिजर्वेशन की बात ही नहीं की है। मैं 4% रिजर्वेशन की बात कर रहा था कि पहले तो जो अमित शाह जी ने कहा कि 4% जो रिजर्वेशन है मुस्लिमों का वो खत्म कर देंगे, पहली बात। दूसरा मसला उन्होंने कहा था, जो आप पे आरोप लग रहे हैं, खासकर बीजेपी ने, रेवंत रेड्डी ने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन ही खत्म कर देंगे। केंद्र से जो रिजर्वेशन है SC ST OBC माइनॉरिटी सबके नाम पे, वो रिजर्वेशन ही खत्म कर देंगे। शायद अब आप मेरा सवाल समझ गए, अब जवाब दीजिए जी। इसको मैं 2 कैटेगरी में बांटता हूं। ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी 4% मुस्लिम रिजर्वेशन, जो शब्बीर अली साहब का मार्च में स्टेटमेंट आया था, इट इज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, उसको वहां छोड़ देते हैं। ठीक है। उन्होंने भी कहा कि ये वाला मामला जो है वो पेंडिंग है, कोर्ट में है, इस पे बात करना ठीक नहीं है। लेकिन अब अमित शाह जी के बयान पे बात करते हैं जी। अब रेवंत रेड्डी साहब के बयान पे बात करते हैं, रिजर्वेशन बंद कर देंगे। ठीक है। रेवंत रेड्डी साहब ने एक डॉक्टर्ड क्लिप को रीट्वीट किया था, जिसके खिलाफ एक इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट जा चुकी है, और हमारे माननीय सर संचालक जी श्री मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट भी आ चुका है। संघ ऑलवेज स्टूड फॉर रिजर्वेशंस। हमने कभी नहीं बोला कि हम रिजर्वेशंस बंद कर देंगे SC ST OBC के। ये आ चुका है, क्लैरिफिकेशन मैंने मोहन भागवत जी का बयान सुना, और जो बयान उनका सामने आया मीडिया में वो बहुत थोड़ा है, लेकिन वो थोड़े बयान में उन्होंने ये बात जरूर कही हाँ कि संघ, बहुत सारे लोग हमारे पर संघ के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम जो है रिजर्वेशन को के खिलाफ हैं, हम सामने कुछ और बोलते हैं, पीछे कुछ और बोलते हैं। यही उनका मोटिव था कि हम ऐसा नहीं है, हम खिलाफ नहीं है इसके। जी एग्जैक्टली। हमारा भी यही मुद्दा है, हम इसके खिलाफ नहीं है। लेकिन पिछले कुछ हम बातें करें, आपके लीडर्स के बयान सुने, कई लीडर्स कह रहे हैं कि हम 400 पार आ जाएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। आपने भी बयान सुने होंगे, मैं वो सारे बयान को कोट नहीं करना चाहता। फैसल बैठे हैं यहाँ पे, अशफाक साहब बैठे हैं, सबने सुने होंगे वो बयान। नहीं, एग्जैक्टली। देखिए 400 पार ये एक हमारा टारगेट है, जिस तरह से हम जा रहे हैं। ठीक है। जो हम टारगेट लेके चलते हैं, जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी टारगेट लेके चलती है, वो ये BRS भी लेगी, कांग्रेस भी लेगी। उनका भी एक इंटरनल अपना एक सर्वे होता है, इंटरनल एक मोटिवेशन फैक्टर होता है कि हम इस लेवल पे हम काम करेंगे। मगर इसका कोई मतलब नहीं है हम कुछ ना कुछ हम बदल के रखेंगे। ये गलत है, ये गलत फैला रहे। देखिए, पर्सनल स्टेटमेंट से हम नहीं जाते। हमारा पार्टी का स्टैंड है, वी स्टैंड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ ऑल द
ऑपरेस्ट क्लासेस, SC ST OBC, उनको जो पहले से बहुत सालों से दबाया गया उनको मिलना चाहिए। कि हमारा स्टैंड। ठीक है, क्योंकि आपकी मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो जो है वो फ्रीज हो गई है। मैं आपसे सवाल दोबारा से लूंगा और यहीं से मैं बात करूंगा। मैं फैसल की तरफ रुख कर लेता हूं इतने। फैसल खान, कैसे ये सारे मुद्दे जो है, अब आपकी पार्टी का असल मुद्दा क्या है, BRS का मुद्दा क्या है? क्या BRS वाकई अपने नेताओं से परेशान नहीं है? क्योंकि अगर हम पिछले काफ़ी वक्त से देख रहे हैं, जब से तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई है, लगातार की बात कर रहे हैं हम कि लगातार जो है BRS के बड़े से बड़े लीडर और छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं। क्या वाकई इस पाला बदली से परेशान नहीं है फैसल खान? जी देखिए, हमारा ये मानना है कि BRS की जो आइडियोलॉजी है मेन, हमारी आइडियोलॉजी डेवलपमेंट की आइडियोलॉजी है। हमारी आइडियोलॉजी जो है सो अपने तेलंगाना की आवाज़ बनने की आइडियोलॉजी है। हमारी आइडियोलॉजी जो है सो BRS की जो आइडियोलॉजी है मेन तेलंगाना का जो इकोनॉमिकली जो एक 2014 की मैं बात करना चाहूँगा, जो हालत में हमको तेलंगाना परोसा गया था। आज जो तेलंगाना है उसको लेके आने की हमारी आइडियोलॉजी है, उसके उतनी तरक्की की आइडियोलॉजी है। मैं रोकना चाहूंगा, बड़ी अजीब बात है जब आप कहते हैं कि हमें बुरी हालत में तेलंगाना मिला था, कांग्रेस कह रही है हमें बुरी हालत में तेलंगाना मिला है। असल में ये तेलंगाना कांग्रेस के साथ मिला। 2014 में तो BRS ने हासिल किया था तेलंगाना को। 2014 में हमारी गवर्नमेंट फॉर्म करी। 2014 से पहले के हालात से लेके 2014 से लेके 2024 तक के हालात को अगर आप थोड़ा उस पर स्टडी करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि तेलंगाना में कैसे हालात थे और कैसे हालत है अभी फिलवक्त 2024 से। तो फिर अब ये कांग्रेस यहाँ पर से गवर्नमेंट ली, ये अलग मुद्दा है कि जो सो कांग्रेस पहले से रोले तैयारी, पहले से जो है अपने जब अलहदा तेलंगाना था, जो आंध्र प्रदेश था, जब भी से कांग्रेस जो है अपने हालत और बुरी थी उस चीज़ की। हमारे पास लाने के बाद हम IT इंडस्ट्रीज में, एजुकेशन फील्ड में, हेल्थ सेक्टर में, हर वो चीज़ में हम डेवलप करें तेलंगाना को। बेरोजगारी से मामला रहने दो, उसमें भी डेवलप करें हम उसको। और साथ ही साथ जो है सो अपने पेंशनर्स को ले लेके, बूढ़े बुजुर्ग के पेंशनर्स को ले लेके, हर वो स्कीम आप नंबर ऑफ लिस्ट है मेरे पास सबकी स्कीम्स के, जो हम जिसमें इंप्रूव करें, हम अपने आप को बताए कि भाई हम ये कर सकते हैं, तेलंगाना की आवाज़ हम है बोल के। सेकेंड चीज़, जो मेन जो अपने गवर्नमेंट है कांग्रेस गवर्नमेंट अब आने के बाद रेवंत रेड्डी साहब का ये कहना कि भाई ये सिर्फ डराने का है बस पब्लिक को कि भाई अगर बीजेपी आ जाएगी तो 4% रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा बोल के। अमित शाह जी भी आके स्टेटमेंट ये दिए कि अगर हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होंगी तो 400 पार का जब नारा लगेगा तो जैसे हमारी रिजर्वेशन हम जैसे यहाँ पर से खत्म कर देंगे। मैं ये पूछना चाहूंगा कि बीजेपी के जो सांसद जो है, जो MPs है बीजेपी के, क्यों ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं? एक MP स्टेटमेंट देते हैं कि अगर हम 400 पार करेंगे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे। एक MP कहते हैं अगर हम 400 पार करेंगे तो हम जो है सो हमारे एक हिंदुत्व राष्ट्र घोषित कर देंगे। हम एक इनके खुद के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, आप बताइए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि अगर हम 400 पार करेंगे तो ऐतिहासिक फैसले लूंगा बोल के बोले। क्या बताना क्या चाह रहे हैं आप इस चीज से? फैसले अगर कोई प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लेना चाहता है तो इसमें क्या बुराई है? ऐतिहासिक फैसलों से नहीं। अच्छा, आप जो 2014 में आए बाद जब आप मैनिफेस्टो आपका जो दिए थे उस पर तो अमल कर लीजिए पहले। 2019 में जब आप आए, बीजेपी को चांस दी ना, हिंदुस्तान की पब्लिक जो है बीजेपी को तो चुन के लेके आई ना, उसको तो करिए आप, जो है इम्प्लीमेंट तो करिए। आप बोलते कि मैं अगर 200 करोड़ की नौकरी की बात करूंगा तो जो है आप जो है अपने 2 करोड़ नौकरियों की बात करूंगा, आप बोलेंगे कि भाई पुराने मुद्दे हैं। आप मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूंगा तो बोलेंगे पुराने मुद्दे हैं। पुराने मुद्दे से मेरी ये मुराद नहीं है। मैं असल में सवाल कुछ और पूछना चाह रहा था। नहीं, देखिए आप बीजेपी से ये पूछिए कि आप बीजेपी से, हमको ये जानना चाहिए एज एन इंडियन सिटीजन, हमको ये जानना चाहिए कि अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को जब हम एक प्रधानमंत्री को हम चुन के बिठाते हैं एज एन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने देश के लिए क्या करे? बताइए ना, देश के लिए क्या करे? ठीक है, मैं सवाल लूंगा, आप सभी से सवाल लूंगा। अशफाक साहब आपके पास भी आऊंगा। सही मायनों में ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आपकी इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि उन्होंने जो है हमारे RSS चीफ ने साफ कर दिया है कि भाई हम जो है रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। PM मोदी भी लगातार कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये पिछले 10 सालों से पहले भी आपके खिलाफ एक नैरेटिव रहा है और ये अभी का मुद्दा नहीं है कि बीजेपी आएगी तो जो है रिजर्वेशन खत्म कर देगी, रिजर्वेशन के खिलाफ हैं और सिर्फ अगड़ों की पार्टी है। इस तरह का नैरेटिव आपके खिलाफ रहा है पहले भी। एग्जैक्टली, ये नैरेटिव आप जानते हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये चलता रहता है, एक दूसरे पे नैरेटिव्स चलते हैं। हाँ। और जिस लेवल पे नैरेटिव्स होता है थोड़ी देर के बाद वो डाई डाउन हो ही जाता है, क्योंकि जिस तरह से ब्राह्मण बनिया पार्टी हमको कहते थे, हाँ,
इफ यू रिमेम्बर। मैं उस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आप खुद ही उस बात को कहेंगे जी। देखिए, जो सच है सच बोलते हैं, लेट अस टॉक द ट्रुथ। ठीक है। हाँ, अब मेरे को बहुत गर्व है, हाँ तो हमारे कैबिनेट में 27 ओबीसी मिनिस्टर्स। हाँ, राहुल गांधी अभी कह रहे थे कि लेकिन इसमें जरूर है, लेकिन अगर इनकी आप उसमें देखेंगे जो आईएएस ऑफिसर्स और सेक्रेटरीज काम करते हैं, उसमें कोई भी ओबीसी नहीं है। उसमें राहुल गांधी जी एक कैलकुलेशन में छूट गए। 91, 92 में जब वो केडर आता है जी, वो जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जो लेवल के जो आते हैं अब आते हैं, यानी अगर बैक कैलकुलेशन करें उस टाइम तो उनको रिक्रूट करना था। ठीक है, ठीक है, आप अपनी वो जो बात पूरी करते थे रिजर्वेशन वाली, उसी पे आ जाते हैं। तो रिजर्वेशन ये है कि हम कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि बहुत काम बाकी है। पिछड़े वर्ग, दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, और हमारे मुसलमान भाई जो पसमानदा जो हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो बार बार बोलते हैं, भले हमारे आप दूसरे हमारे से इत्तेफाक ना रखे, मगर हमने एक प्रण लिया है, हम हमारे मुसलमान भाइयों को मेन स्ट्रीम में जो बैकवर्ड है उनको लाके उनको एम्पावर करेंगे, और हम करेंगे। ठीक है अशफाक साहब, 50-55 साल आपकी सरकार, टोटल 60 कहा जाता है कि 60 साल जो है आप सरकार में रहे, और श्रीनिवास साहब अब बीजेपी से हैं, तो बीजेपी की लगभग 10 साल की सरकार, लेकिन पीछे भी एक पूरी सरकार उन्होंने चलाई है। बीच में कुछ महीने की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाई थी, और ओवरऑल 55 और 15 का ये आंकड़ा मान लेते हैं। 70 साल हम क्रॉस करने जा रहे हैं, लेकिन आज भी वही बहस है जो BR अम्बेडकर छोड़कर गए थे। अगर उनके हम रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर हम बात करें तो उनका रिजर्वेशन का देने का मोटो अलग था, लेकिन अब जो है इसको अपने वोट बैंक से लेकर जो है जोड़ दिया गया है। क्या कहेंगे इस पे? क्यों सरकारें जो है वाकई उस तरह से काम नहीं कर पाई कि इस मसले को ही खत्म कर दिया जाए? देखिए, इसको बार बार मतलब चुनावी मुद्दा बनाया जाता है। अभी जैसा कि हमने सुना कि भाई रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा, कहने की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि BR अम्बेडकर जी ने उस वक्त जब संविधान, जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब रिजर्वेशन की बात आई, तो उन्होंने देखा कि भाई जो बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, दलित हैं, जो है उनके लिए जो सो कुछ सर्टन पीरियड के लिए जैसा लाया गया था। उसके बाद में क्योंकि मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जो सो, क्योंकि उस वक्त जितने जो सहूलतें थे वो फराहम नहीं थे। आज का जो सो डेवलपमेंट का एक, आज जो सो हम जिस युग में जी रहे हैं वो आज फास्ट ग्रोइंग है, वो ज़माने में स्लो था, तो उसको कंटिन्यू करते हुए रखा गया था। लेकिन उसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को ये कोशिश करते रहे कि भाई हम जो है सो उनको लुभाएंगे कि भाई इनको इतना रिजर्वेशन और देंगे। ये चलते रहा है और ये ख़त्म होना चाहिए कि भाई ये जो इसके ऊपर एक ये होनी चाहिए कि भाई हम रिजर्वेशन को जो बाजू रखते हुए किस तरीके से डेवलपमेंट जो दूसरी जो जाति है, अभी भाई कह रहे थे कि भाई हम पसमानदा मुसलमान की बात कर रहे हैं भाई, तो पसमानदा मुसलमान को लेकर फिर ये कहीं ना कहीं मुसलमानों में डिवाइड। देखिए, हम बात कर रहे हैं फिर रिजर्वेशन की, तो फिर ये बोल रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों को जो कहीं ना कहीं जो ऊपर लाएंगे, तो फिर ये भी तो वही बात क्या है जी इसमें गलत क्या है? अगर पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी अपलिफ्टमेंट करना चाहती है, तो बात पसमानदा मुसलमान की नहीं है। बात जिस तरीके से बीजेपी मतलब यहाँ पर भी, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर मुस्लिम वोट बैंक को किस तरीके से तोड़ा जाए, तो आज जो सब इलेक्शन आता है तभी पसमानदा मुसलमान याद आते हैं। इससे पहले भी तो 10 साल से हुकूमत में आपके पास पता है कि आपके मुसलमानों के हालात क्या हैं, तो उस वक्त बात नहीं होती। जब इलेक्शन करीब आता है या चुनाव का जब मामला चलता है तभी पसमानदा मुसलमान याद आता है, तो या फिर जो मुसलमानों से करीब होने की बात याद आती है। यही अगर 10 साल से अगर करते आए तो शायद जो हालात कुछ और होते मुल्क के। मतलब जो गरीबी हटाओ का नारा पीएम मोदी ने दिया, और उन्होंने कहा कि हमने 25 करोड़ लोगों को घर बनाया, गरीबी रेखा से बाहर निकाला, फिर इस पे क्या कहना चाहिए? सर, गरीबी हटाओ ने गरीबों को हटाओ का नारा दिया था। देखिए, आज जितने पूंजीपति हैं वो ही सारे जो सो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके ही जो सो ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा उनके पास ही जो सो है। आज मुल्क का मतलब तकरीबन पैसा यही जो सो पूंजीपतियों के पास है। 60-70% के जो सो यही जो सो इनका ही हक बना हुआ है। तो ये नारा खाली देने के लिए, जैसा मैंने कहा है कि भाई खाली ये नारों की जो सो सरकार है, नारे देते हैं, मगर अगर जहाँ पर ग्राउंड वर्क की बात है तो ग्राउंड वर्क में ज़ीरो है। ठीक है फैसल खान, BRS पार्टी सही में वाकई क्या एक्टिव है, या के कविता की गिरफ्तारी के बाद चीज़ें बदली हैं? मुझे नहीं लगता कि कविता के अरेस्ट के बाद कुछ चीज़ें बदली हैं। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कविता मैडम अरेस्ट हुए हैं, अभी फिल वक्त अपने
अंडर इन्वेस्टिगेशन है मैटर ये। रही बात बीआरएस पार्टी की, हम जो है सो अपने चुनाव लड़ा रहे हैं और हमारी कोशिश पूरी यही है कि पिछले बार जो असेंबली इलेक्शंस में चुनाव हुए थे हम सिर्फ 2% वोट से पीछे रह गए थे। यही भरोसा है कि हमको तेलंगाना की आवाम और जनता जो है सो, हमको यही भरोसा है कि तेलंगाना की आवाम और जनता से कि आप जो है सो अपने बीआरएस पार्टी को वोट करेंगे, फिर से बैक पावर लेकर आएंगे, क्योंकि आवाम तेलंगाना की जनता ये जान चुकी है। बीआरएस के असल मुद्दे हैं क्या वाकई चुनाव के? चलिए ठीक है, इधर अगर मान लीजिए एक सपोज तौर पर, हालांकि श्रीनिवास साहब जो हैं वो साफ कर चुके हैं भाई रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं। मान लीजिए श्रीनिवास साहब रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, वो रिजर्वेशन के सपोर्ट में है कांग्रेस, ठीक है, लेकिन आपका असल मुद्दा क्या है कि आप रिजर्वेशन को लेके क्या सोचते हैं? यही तो बोल रहे हैं ना, हम रिजर्वेशन को लेके हम कुछ नहीं सोचते कि रिजर्वेशन रहना चाहिए, रिजर्वेशन हटना नहीं चाहिए, हमारी भी यही सोच है। सेकंड चीज मैं आपको, हमारा मुद्दा यही है कि हम यही बता रहे हैं कि जितना हो सके हम तेलंगाना के डेवलपमेंट पे ही हम फोकस करेंगे। हम जब डेवलपमेंट ही बीआरएस का मुद्दा है। एग्जैक्टली ठीक, लेकिन जो अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है, डेवलपमेंट एक अपनी जगह बिल्कुल ठीक है फैसल, बहुत अच्छी बात है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन जो अपलिफ्टमेंट का, जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, जिन लोगों के पे वाकई स्कीम नहीं पहुंच पाती, और सरकार आपकी भी रही है 10 साल यहाँ पर। जी बिल्कुल रही है, और आपको जो है अपने आरटीआई अगर आप डाल सकते हैं मुंसिफ चैनल, तो आप आरटीआई डाल के देख लीजिए कितने जनों को अभी तक రైతు बंधु मिला, कितने जनों को जो है अभी तक जो है अपने पेंशन्स मिले, कितने जो है अपने ओल्ड एज स्कीम से, कितने जनों को जब तक 2 BHK स्कीम से जो है मिला, और जितने तेलंगाना में पहली सरकार तेलंगाना में ऑल ओवर इंडिया में जिसको मौजम और इमाम को और जो है अपने प्रीस्ट को और जो है टेम्पल के पंडित को जिसको पेंशन अलॉट किया गया, जैसे जिसको मंथली जो है उसको पेंशन दिए जाती है, ये हमारे डेवलपमेंट के काम से। आप इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके बात करेंगे, मेडिकल फील्ड से लेके बात करेंगे, काफी कुछ डेवलपमेंट के काम हुआ। मैं इससे पहले भी जो बोला नंबर ऑफ लिस्ट है, अगर मैं बात करना चाहूंगा तो हमारे डेवलपमेंट का काम है, और तेलंगाना की आवाम बखूबी जानती है इस चीज को कि अगर तेलंगाना में बीआरएस गवर्नमेंट अगर फॉर्म करेंगे तो हाँ, इस चीज से सही ये बात है कि हम सेंट्रल में अगर आएंगे तो बराबर तेलंगाना की आवाज बनेंगे, ना कि बीजेपी की खाली जो है सो हमारे मुखालिफत कर लेते हुए वॉकआउट कर देंगे। नहीं, बराबर तेलंगाना के लिए अगर आवाज उठनी चाहिए अगर पार्लियामेंट में, तो बीआरएस पार्टी के एमपीज आना चाहिए पार्लियामेंट। अशफाक खान साहब पीछे हट गए क्या इस मामले में? जी अशफाक खान साहब, भाई 10 साल तक तो आपके एमपीज पार्लियामेंट में थे, और जब जब जो सो मौका मिला पार्लियामेंट में जो सो सपोर्ट करने का, तो हर बिल पर टीआरएस, कौन सी बिल पे सपोर्ट करे अशोक भाई बताइए? आप चाहे नोटबंदी रहने दीजिए या सपोर्ट करें, हाँ बिल्कुल आपका सपोर्ट वॉकआउट सपोर्ट जो आपने कई बिलों पर सपोर्ट किया है, आपके चीफ मिनिस्टर कई बार वॉकआउट करके तो कांग्रेस ने भी कई बार सपोर्ट किया है, कई बार सपोर्ट। नहीं, हमारे जो वॉकआउट करने का जो रीजन होता है वो यही होता है कि हमको बोलने का उसको मौका नहीं दिया जाता। यहाँ पर जो बार जो जब जो बीआरएस को मौका मिला, तब तक बीआरएस ने बीजेपी को सेंटर में सपोर्ट किया है। तो ये मत कहिए कि भाई हम आएंगे तो जो अभी आप जब 10 साल आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से कभी भी जो वहां पर जो तेलंगाना के लिए आवाज नहीं उठे, तेलंगाना के मुसलमानों बराबर आवाज उठाए। बी विनोद कुमार साहब जो करीमनगर से है, मैं बताना चाह रहा हूँ, इरिगेशन के सबसे बड़े सेक्टर के लिए आवाज उठाने वाले उन्होंने। बताइए आप 2014 में एमपी बने थे, 2019 तक के सबसे मोस्ट क्वेश्चन आस्क्ड वाले एमपी उन्होंने थे, 500 चिल्लर कुछ जो है अपने बने क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। हमारी पार्टी तो काम कर रही है ना साहब, हम तो बता रहे हैं, देखिए हम काम करें, पार्लियामेंट में हम ये फलाना आवाज उठाए थे। आइए पिछले 2019 से लेकर 2024 तक के डाटा बताता हूँ आपको। तेलंगाना में सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन अगर कोई पूछने वाली पार्टी है तो वो भी बीआरएस ही है। हमारे जो फॉर्मर एमपी थे जो अपने चिवेल्ला से रंजित रेड्डी साहब, जो कांग्रेस में जाके आपके पास आके बढ़ गए। ऐसे तो फिर एआईएमआईएम भी कह देगी, बोले सबसे बेस्ट एमपी का अवार्ड किसके मिला है? हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब। एमआईएम का तो अलग है सब मसला, मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, बता रहा हूं, लेकिन अलग ही से मसला हो। आप क्या हमारे जैसा करो, मैं रोज जैसा करता हूँ जैसा है, पर एमआईएम में बात नहीं करना चाहूँगा। ठीक है श्रीनिवास साहब, वाकई बीआरएस से सेटिंग खत्म हो गई है, क्या मामला है? ये तो अफवाहें उड़ती है इलेक्शन के टाइम पे, ये सुन के हंस देने का बस। हाँ, ये किसी के साथ ना ए टीम है ना बी टीम है। ये तो अगर मैं ममता दीदी के लैंग्वेज में बोलूं, एकला चलो रे। ठीक है, पीएम मोदी आ रहे हैं यहाँ पर, अमित शाह जी का भी दौरा है, जेपी नड्डा का भी दौरा है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या फायदा होगा सही मायनों में? देखिए, तेलंगाना की पब्लिक, उनको एक मौका मिलेगा फिर से रूबरू होने का, प्रधानमंत्री के विचार सुनने का, और उनका विजन के बारे में जो 2047 का है वो भी बताएंगे, और उनका भी एक नजरिया है तेलंगाना के किस तरह से वो डेवलप करेंगे। और उन्होंने खुद बोला है कि जिस तरह से डेवलपमेंट
टू द लास्ट पर्सन इन द सोसाइटी जो पहुंचना चाहिए, अंत्योदय जो हम कहते हैं, तो उसके हिसाब से वो प्रिंसिपल्स लेके वो चलते हैं। और जेपी नड्डा साहब और अमित शाह जी, वी ऑल आर इन द सेम लाइन। ठीक है, अशफाक खान साहब आपके पास आ जाता हूं। तेलंगाना के एक अहम मुद्दे पर बात करते हैं। मैंने शुरुआत में कहा था, अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो मैंने कहा था कि सीपीआईएम के साथ में अभी रेवंत रेड्डी जी की मीटिंग होती है। इधर भुवनगिर के जो कैंडिडेट हैं, क्या अगर सीपीआई के साथ में सीपीआई को सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे आप? पहला तो ये मसला, और दूसरा क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है गठबंधन में। थोड़ी सी जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी, क्योंकि हम अलायंस पार्टीज हैं, हमारे जो सोच विचार थोड़े अलग अलग होते हैं, लेकिन जहाँ तक जो सो इलेक्शन का मसला है, यहाँ तक जो सो कैंडिडेटों के जीतने का मसला है, तो सीपीआई हो दीजिए या जो हमारे जो अलाई पार्टी है वो हमारे साथ ही है। थोड़ा बहुत तो मनमुटाव होता है, थोड़ी बहुत जो सो होती है कि भाई आप हमारे साथ, उनके जो विचार है हमसे ना लगे, लेकिन और एट द एंड यही है कि जो सो हमारा मंशा यही है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो सो इख्तिदार में, रूलिंग में है, और जितनी हो सके कोशिश के यहाँ आने वाला जो पार्लियामेंट का जो नेक्स्ट जो सेशन बैठे वो एक नई अलायंस के साथ बैठे, नई हुकूमत के साथ बैठे। तो मैं समझता हूँ कि छोटे मोटे जो वाक़यात पेश आते हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एक तो 17 सीटों में किसी के मुस्लिम उम्मीदवार को आपने नहीं उतारा। नहीं सर, हमारा हैदराबाद ने जो है, सीपीआई ने भोंगीर से जो है जहांगीर साहब को उम्मीदवार बनाया। देखिए हमने भी यहाँ से हैदराबाद पार्लियामेंट के लिए हमारे नुमाइंदे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उनको हमने जो नुमाइंदा बना के उतारा दी है, बस ऐसा लग रहा है। नहीं, वो लड़ भी रहे हैं अच्छे से, और नताइज भी अच्छे आएंगे उसके। ठीक है, क्या फैसल खान, ये जो मुद्दा है, अक्सर जो इरिगेशन के लेकर आप बात कर रहे थे, उसके लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, वो प्रोजेक्ट जो है विधानसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा उठाया गया, लेकिन क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी उसकी उतनी ही अहमियत है? क्योंकि लगातार कांग्रेस के लीडर्स जो हैं वो लगातार आप पर जो है इन सारी चीज़ों को लेकर निशाना साध रहे हैं। देखिए, आप पिछले असेंबली सेशन में भी रेवंत रेड्डी साहब ने ठहर के हरीश राव सर को जो है सो चैलेंज किया था कि यही मुद्दे को लेकर रिजिग्नेशन आप पेश करो, बल्कि वहाँ पर जो है सो गन पार्क में गए, हम रेजिग्नेशन लेकर आए, रेजिग्नेशन बराबर हमारे जो है सबने ऑफर करे हरीश राव सर, पर रेवंत रेड्डी का कुछ भी जो है उस पर बयान आया नहीं, और रेवंत रेड्डी से मीडिया पूछी भी तो उन्होंने चुप्पी साध ली। वो आप रेवंत रेड्डी से मुंसिफ चैनल के थ्रू पूछ ले सकते हैं क्यों चुप्पी साधे। पॉलिटिकल स्टंट है साहब, इलेक्शन चल रहे हैं, जब बात खामोश बैठने की तो पॉलिटिकल आप बोल रहे हैं, हमसे जब सवाल कर रहे हैं तो हम बराबर ग्राउंड्स पे आके उसको अमली जामा पहन के बता रहे हैं ना सर, हम ये आके करे देखो आप रेजिग्नेशन दो, बोले हमारी पार्टी का एक एमएलए, हमारी पार्टी के जो एक्स मिनिस्टर आगे जो रेजिग्नेशन देने के लिए रेडी है। कितना करप्शन उसमें हुआ वो सामने आ जाएगा जनता के, लाइए जनता के सामने। ठीक है, तो लेकिन मैंने सवाल पूछा था कि क्या वाकई सीपीआई भी अशफाक साहब शामिल है कि नहीं आपके गठबंधन में? नहीं, देखिए वहाँ पे उन्होंने कैंडिडेट ठहराया है, दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी बातचीत हो रही है, उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि भाई हमारा जो कैंडिडेट है वहाँ पर भुवनगिर के वो मजबूत कैंडिडेट है, वहाँ पर कांग्रेस की ऑलरेडी जो सो सिटिंग एमपी थे, जो अभी जो सो एमएलए हैं, तो वहाँ का जो माहौल है कांग्रेस के फेवरेबल माहौल में है। अगर जो सो कुछ कैंडिडेट ठहर भी जाते हैं तो शायद मैं समझता हूँ कि उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जनता, क्योंकि तेलंगाना में स्टेट में कांग्रेस गवर्नमेंट है, और कांग्रेस गवर्नमेंट में जो वायदे किए थे, 6 गारंटी लेके आए थे, उसमें से ऑलमोस्ट जो सो 4 गारंटी हम पूरे कर चुके हैं। और आगे भी जो जनता जो सो मालूम है कि अगर यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो जहाँ वैसे भी जो सो भुवनगिर कांग्रेस का गढ़ रहा है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा उतना, लेकिन कोशिश बातचीत करके जो कोशिश करेंगे कि भाई जो वो जो इशू है उसको भी सॉर्ट आउट कर लिया जाए। ठीक है, देखिए अभी जो है 2 फेज का इलेक्शन हुआ, इंडिया गठबंधन का सीधे तौर पर यह कहना था कि 2 फेज, या अगर फर्स्ट फेज की बात करें तो पीएम मोदी जो भी बयानबाजी कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अपनी सफाई दे रहे थे कि मैंने 10 साल में क्या किया, और इन सारे मुद्दों पर बात थी। लेकिन सेकंड फेज के बाद जो है वो चुनाव का ध्रुवीकरण करने की पीएम मोदी की तरफ से कोशिश की गई, और वही उनके लीडर्स कर रहे थे। लगातार हिंदू मुस्लिम वाले और मंदिर मस्जिद के मामले आ गए। क्या तेलंगाना में भी वही फ्लेवर देखने को मिलेगा या वाकई डेवलपमेंट की बात होगी? देखिए, हमारा मेन कंसंट्रेशन जो है वो डेवलपमेंट रहा है और रहेगा। और जैसे विपक्ष का भी हक होता है हमारे मैनिफेस्टो बोलने का, हमारा भी हक होता है दूसरे के मैनिफेस्टो को एनालाइज करके जनता के सामने रखने का कि भाई ये इनमें और हमारे में क्या फर्क है, और वो हमने फर्क वो स्पष्टीकरण से बताया है। वो हमारा इंटरप्रिटेशन है, उनका भी इंटरप्रिटेशन है,
वो भी बोल सकते हैं। और लोकतंत्र में क्या श्रीनिवास होता जी, है कि जिन मुद्दों को लेकर हमने सुना, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं इसी मुद्दे यहीं से शुरू करूंगा, लेकिन जिन मुद्दों पे आपने कहा कि भाई उसमें जो है मुस्लिमों को वो देने की बात की गई है कि मुस्लिमों को खास तौर पर संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा नहीं है, और बहुत सारी चीजें कही गई है, वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नहीं दिखे श्रीनिवास जी। देखिए, इंग्लिश में उसको कहते हैं वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। ओके। जो ने टर्म यूज किया है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो एक्सट्रीम लेफ्ट लीनिंग प्रोफेसर्स के द्वारा बनाया गया है। मैं पहले भी इसको मैं स्पष्ट कर चुका हूं। मतलब अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन, अशफाक साहब की कांग्रेस को अब वहां से जरूरत पड़ गई अपना मैनिफेस्टो बनवाने के लिए। देखिए, कांग्रेस का और वामपंथ का तो पुराना चोली दामन का नाता है, उसमें हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पार्टनर थे यूपीए 1 और यूपीए 2 में भी थे, वो तो हम डिनाई नहीं कर सकते। आपका हिटलर से जो जैसा नाता है वैसे ही है, समझिए आप, जो क्योंकि सारी पॉलिसी जो उसी हिसाब से बनाई जाती है आरएसएस की और आपकी बीजेपी की। हाँ हाँ, आपको देखिए, आपको पूरा हक है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे क्या है, मैं राहुल जी का स्टेटमेंट मैं नहीं, बहुत लोगों ने एनालाइज किया है, हम उसके एक्सरे करेंगे ठकाठक। जनता ने आपका एक्सरे ऑलरेडी कर लिया है सर। ठीक है, मैं मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को बोलने दीजिए। हाँ, और वो क्या कहते हैं कि जिसके हाथ में है उसको वो निकाल के दूसरे को देंगे। अब कोई भी लेमैन, मतलब कोई भी कॉमन मैन ये सोचेगा भाई मैंने पूछने नहीं जाएगा, जो हमारे बाप दादों से आ रही है ये गवर्नमेंट क्या निकालेगी। ये स्टेट डेथ टैक्स हुआ करता था 1953 में, जो कांग्रेस के टाइम में लेके आए थे, और 1985 में इसको अबॉलिश किया गया। ये कांग्रेस का ही धरोहर था, तो 85 में अबॉलिश किया गया। अब ये हमारा तो था नहीं, उसमें बीजेपी था नहीं, ये फिर से वो चिदम्बरम साहब 2010, 11, 12 में भी लाने की सोच रहे थे कि वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब ये हमारी देख दीजिए, ये सब कांग्रेस का ओल्ड थॉट प्रोसेस है जो बाहर निकल के आया, हमने इसको किया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अशफाक साहब, वाकई जेब पे डाका डालने का इरादा है क्या आपका? सर देखिए, वो डाका पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो बात की बात, विशेष कम्युनिटी को देने का प्लान है। नहीं, देखिए जेब पे डाका पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो बात की बात है, लेकिन अब तक जो 10 साल से जो डाका पड़ चुका है, अगर उस डाके की बात कर लेंगे तब जो सो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये तो कहने वाली बात है। अगर ये मतलब इसके अंदर से उसका जो गलत जो प्रोस्पेक्टिव निकाल के उसका जो सो आप बोल रहे हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, वेल्थ जो सो बांट दी जाएगी, तो ये सब क्या है, बीजेपी कहीं ना कहीं जो हालात इलेक्शन के ये देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन जो सो मजबूती से आगे बढ़ रहा है, हुकूमत जो सो बनाने जा रहा है, तो अब कुछ नहीं मिला तो राहुल गांधी के जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी का, उसके अंदर की खामियां ढूंढते रहते हैं। जेब पे डाका डालने की बात करें, जेब पे तो किसने डाका डाला देखिए आपने, अब जनता देख चुकी है कि किसने जेब के ऊपर डाका डाला। आज 1100 का सिलेंडर कौन ले रहे हैं, ये पिछली पुरानी बात नहीं। अगर मैं कहूँगा कि भाई ये पुराना मुद्दा है, मुद्दा पुराना नहीं, आज भी जो सो 900 रुपये सिलेंडर हम ले रहे हैं, आज भी जो सो पेट्रोल महंगा हुआ, क्या रेट से पेट्रोल आ रहा, तो जनता की जेब पे डाका किसने डाला वो देखिए आप, जैसे जनता की जेब पे तो बीजेपी ने डाका डाला। हाँ, नहीं, बात पूरी करें आप, मैं जाऊंगा श्रीनिवास जी जी। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि जनता की जेबों पर डाका डालना, आज जो हालात माहौल बने हैं, आप बात कर रहे हैं कि भाई तो जेब पे जनता की जो डाका डाल रही है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो जनता देख रही है कि भाई 10 साल में क्या हुआ, क्या जो जनता को बेनिफिट हुआ बताइए आप। महंगाई जहाँ की ज्यों की त्यों है, आप देखिए बेरोजगारी जैसे कि वैसे ही है, तो फिर कहाँ पर आप जो सो पूंजीपतियों के जो जेब भर दिया, आप जनता के, गरीब जनता के जेब से पैसा निकाल कर जो सो आप कई जो सो बड़े बड़े बिजनेसमैनों के आपने खर्दे माफ़ किए, आपने कभी किसानों की बात नहीं की, कभी आपने किसानों के खर्दों को माफ़ करने की बात नहीं की। लेकिन आज अगर आप जो सो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में खामियां ढूंढ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो बौखलाहट है आपकी जो बता रही है कि। ठीक है फैसल खान, इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने जितनी सीटों पे उम्मीदवार ठहराए हैं, उस कंडीशन में तो ऐसा लग रहा है कि आप या तो वाकई अगर उतनी सीटें ले पाते हैं और किसी को इतनी ज़रूरत पड़ती है तो आप किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। फिर क्या आपके वाकई मुद्दे होंगे सेंट्रल से रिलेटेड? ठीक है, स्टेट में आपका एक अलग इशू रहा है, आपने डेवलपमेंट को लेकर बात करी, सेंट्रल को लेकर क्या इशू होंगे आप?
ये सेंट्रल को लेकर और क्या ये वाकई ये जो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स है या ये सारी चीजें हैं, आप पे भी लगातार इल्जाम लगते रहे हैं और इन सारी चीजों को लेकर? नहीं, देखिए आप जो सेंट्रल की जो पॉलिसी है, जो एनडीए का हम 2014 से हम जो फेस देख लेते आ रहे हैं लगातार, नरेंद्र मोदी जो मोदी गवर्नमेंट का जो फेस है, लगातार जो है सो बोलती है करती है गवर्नमेंट। आप हमको जो है इलेक्शन से पहले वादे किए जाते हैं और इलेक्शन जैसा जीत जाते हैं, आप आते जो है सो पसमानदा मुसलमान हमारे भाई, जैसे कि अभी TR श्रीनिवास साहब बोल रहे थे डिबेट की स्टार्टिंग में कि मैं जो है हमारे मुसलमान पसमानदा भाई के साथ हूँ। मैं हाथ जोड़ के ये कहना चाहूँगा कि हमको भाई मत बोलो साहब, क्योंकि 2014 से लेकर 2024 तक के हिंदुस्तान देख रहा है कि कौन सी हालत में मुसलमान हैं आज। हमारे मुसलमान नौजवान बच्चों को जो है अपने, अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसको UAPA एक्ट में आप जो है अभी तक भी जो है अपने शेरजिल इमाम का आप जो है एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप जो है कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसको जो है UPA में डाल देते हैं। आप जो है अगर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है। अगर हाँ कोई जो है अपने NRC CAA पे अगर शाहीन बाग के जैसा अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो आप उसके साथ क्या क्या रवैये नहीं करते हैं, पूरा देश देख रहा है। हाँ, कोविड में अगर आप करते हैं तो मुसलमानों को अगर आप कोविड का जो सो जिम्मेदार ठहरा कर देते हैं। ऐसा है आप जो है ये इलेक्शन जीतने के, और एक आपके अपनी खुद की एक आइडियोलॉजी है जो संघ परिवार से जो रिलेटेड है, जो RSS से रिलेटेड आपकी जो आइडियोलॉजी है, वो सामने पूरा आज देश देख रहा है और देख चुका है 2024 में। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, जितना एजुकेटेड यूथ है बता रहा हूँ आपको इंडिया का, वो सब चीज़ देख चुका है और फर्स्ट फेज में इलेक्शन में बता रही है और सेकेंड फेज में और आने वाला मैं उम्मीद रखता हूँ अपने हिंदुस्तान की जनता से कि आने वाला 2000 जून की 4 को बताएंगे कि एनडीए गवर्नमेंट जो है उसका रिजल्ट बताएंगे हम। ठीक है, श्रीनिवास साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। 30% तो प्रधानमंत्री आवास योजना उसमें मुसलमान को नहीं ठीक है, नहीं बात पूरी करने दीजिए श्रीनिवास साहब जी। डेटा है, नल से जल हम जब हर किसी को दिए, हमने कोई वर्गीकरण नहीं किया। और ये हमारे फैजल भाई शर्जील इमाम की बात उठा रहे थे, उन्होंने उनका जो केस है वो अलग सा केस है, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता वरना ये डिबेट और किसी स्तर में जाएगा। वो वहां पे उसका इट इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द कोर्ट, उसको वही रखिए ठीक है जब तक फैसला नहीं है। ठीक है श्रीनिवास जी। और हमने जो मुसलमान भाई जो हमने दिए हैं, मुद्रा लोन्स दिए हैं, और दूसरे महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई रिटेल इन्फ्लेशन 4.7 है, 11.7 करोड़ 2014 से 2022 तक हमारे EPF के अकाउंट्स जुड़े हैं। और प्लस उसके ऊपर भी मुद्रा लोन्स, उसके ऊपर यूनिकॉर्न्स, उसके ऊपर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, लखपति दीदी, ये सब एक्स्ट्रा हमने ये स्कीम्स चालू किए हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम भी अगर सरकार में आएंगे तो कई सारे लोगों को लखपति बना देंगे। उन्होंने तो अपने 2-4 दोस्तों को ही करोड़पति अरबोपति बनाया। अब देखिए कांग्रेस की तो लीला ही अपरंपार है, मैं इसके बारे में क्या बोलूं। मैं UPA 1 तो UPA 2 तक देख चुके हैं। पहले यहाँ ऋण माफी कर दे, तेलंगाना में वही काफी है। अशफाक साहब नहीं कर पाएंगे क्या गारंटी पूरी? नहीं बिल्कुल पूरी करेंगे। करने की जो वायदे किए हैं वो ऑलरेडी देख भी रहे हैं कि बस फ्री यूज़ कर रहे हैं। 200 यूनिट जिनके पास वाइट राशन कार्ड है उनको आ रहा है, 500 रुपये गैस सिलेंडर आ रहे हैं। सभी जो है सो जितने वायदे करे थे 100 डेज के अंदर ऑलमोस्ट जो है सो 5 गारंटी हमने पूरी की है। और आने वाले जो टाइम में जो गारंटीज बची है, जिसका वायदा किया था, कांग्रेस एक वाहिद जमात है जिसने जो वायदे जनता से जो मैनिफेस्टो में रखे थे वो सारे वायदे पूरे किए। और आगे भी जो है सो हम हमारी जो गवर्नमेंट जो 6 न्याय जो हमने जो तो देश के जो हमारा जो मैनिफेस्टो है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, लेबर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, जितने जो हमने जो वायदे किए, जो 6 न्यायों की बात की है, अगर हमारी जो सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो हम ज़रूर जो है इनको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। फैसल हो गए वादे पूरे? वाकई BRS सरकार नहीं कर पाई, ये कह रहे हैं कि हमने तो अपने कम दिनों में ही ये सारे वादे पूरे कर दिए। तेलंगाना के मुद्दों की बात हो रही है। ये कांग्रेस के वादे हैं, वो एक कहावत है ना, सच नहीं सर, देखिए आप वादे प्यार मोहब्बत के वादे हैं, कोई प्यार मोहब्बत की नहीं। पिछले 9 साल से आप लोग राशन कार्ड, व्हाइट राशन कार्ड, देखिए 9 साल से राशन कार्ड नहीं बने थे सर। 9 साल से राशन कार्ड, व्हाइट राशन कार्ड, गारंटी की कांग्रेस गारंटीज पूरी नहीं कर सकते। कांग्रेस आने के हमारी गारंटी है, राशन कार्ड हम तेलंगाना की BRS गवर्नमेंट, BRS पार्टी तेलंगाना की आवाम को एक गारंटी देना चाह रही है मुंसिफ चैनल के थ्रू कि जो कांग्रेस की जो 6 गारंटी है वो कभी पूरे नहीं हो सकते, ऑलरेडी हो चुकी है, नहीं हो सकते साहब। ये चॉकलेट देना था, खाली चॉकलेट है। ये इलेक्शन के बाद असल फेस तो रेवंत रेड्डी का ये इलेक्शन के बाद मालूम होगा। देखो आप जनता मालूम होंगे, आप कहीं नहीं जा रहे, अशफाक साहब मैं कहीं जा रहा हूं, इंशाल्लाह
अपन बैठ के इधर बात ही करेंगे और उसके टीआर श्रीनिवास साहब को भी बुलाएंगे अपन। पिछले 9 साल जब आपकी हुकूमत थी, आपने व्हाइट राशन कार्ड्स को बंद कर दिया था आपने। आज व्हाइट राशन कार्ड नहीं होने की वजह से कई लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ये 6 गारंटी आपकी है, हमारी एक गारंटी ले लो ना, वालों को हमारी एक गारंटी ले लो ना। हम यही बता रहे हैं कि कांग्रेस कोई गारंटी पूरी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। आप देख रहे हैं और आप देखो ना कितने अभी तक 32 जो ऑटो वाले सुसाइड कर लिए। बताओ आप वो कितने जने, डिफरेंट इशू नहीं, बस का रिलेटेड इशू है। बस फ्री करने से आज ये नौबत देखना पड़ रहा तेलंगाना को। मेट्रो भी देखिए, आप बताइए कब, अच्छा आपका एक वादा था कि पूरे जो फार्मर्स का लोन माफ कर देंगे, बोल के बताइए माफ करेंगे आप लोन, बताइए माफ करेंगे लोन। आप माफ ही नहीं कर सकते लोन। फार्मर्स अब तक क्या बता रहा हूँ, 350 के ऊपर फार्मर्स जो है सुसाइड कर लिए साहब, 350 के ऊपर फार्मर्स अगर सुसाइड कर लिए तेलंगाना स्टेट में, ये शर्म की बात होना चाहिए कांग्रेस गवर्नमेंट के बाद में। आप बोल रहे कि फार्मर्स आप क्या करें, आप बताइए 10 साल में। नहीं, आप 10 साल में हुकूमत में रह फार्मर के साथ आपने क्या किया बताइए। आज वही फार्मरों की वजह से हमने तो इलेक्ट्रिसिटी, आज वही फार्मरों तो जो पैडी, हमने जो खरीदारी है उसको आसानी किया, फार्मर्स के दिल को बेहतर मालूम है कि हमने क्या किया। जनता ने आपको सरकार से बाहर कर दिया। आपको आपके वादों बाहर नहीं बोलते, वोट डाइल्यूशन से बाहर हुए, वोट परसेंटेज 2% साहब, ये क्रोनोलॉजी को समझिए आप। ये बात सिर्फ जुमलेबाजी में अच्छी दिखती बीजेपी की करप्शन टीआरएस गवर्नमेंट में, उसके बाद आपको बाहर कर दिया जनता ने आपको। लेकिन क्या कहते हैं अशफाक साहब, ये आरोप तो बीजेपी भी लगा रही है सीधे तौर पर आप पे कि गारंटियां पूरी नहीं हो पाएंगी। ये तो इन्होंने चुनावी लॉलीपॉप दिया था, वाकई लॉलीपॉप है क्या? देखिए सर, आपने राजस्थान में देखा, राजस्थान में पूरी 5 साल गवर्नमेंट चले, वहां पर जितने गारंटी की बात की वो सारे इंप्लीमेंट हुए। अगर इंप्लीमेंट हुए तो फिर सरकार से क्यों बाहर हुए? देखिए सर, जनता है, तो ऐसे को कह रहे हैं कि जनता है वहाँ पे बार बार होता है कि एक 5 साल जो सो बीजेपी को गवर्नमेंट चलाने का जनता मौका देती है, दूसरी बार जो सो फिर कांग्रेस की सरकार आती है। लेकिन हमने जो वायदे किए थे, केंद्र में वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल 101% इंडिया अलायंस की राजस्थान से भी वो रास्ता होकर गुजरता है। पिछली बार 25 की 25 सीटें राजस्थान, इस बार नहीं आएगी, इस बार आधी सीटें हो जाएंगी, इस बार आधी सीटें हो जाएंगी। जहां जहां पर जनता ने इन पर जो सो भरोसा करके ज्यादा से ज्यादा सीटें देकर इनको जिताया था, वहां से आधे हो जाएंगे। ये श्रीनिवास साहब, आधी सीटें हो जाएंगी। राहुल गांधी भी कह रहे हैं, बोले 150 भी पार कर दें इस वाले हालात में तो हम भी यही हैं। मैं क्योंकि आपका समय भी हो रहा है, जी जी, आपके मुंसिफ के जितने भी दर्शक हैं उनको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन देता हूं पहली। ठीक है भाई, फार्मूला मत बताइएगा आप मोदी जी का फार्मूला मत बताइएगा, बस रुकिए। आप ही के राहुल जी का फार्मूला है। जी जी, राहुल जी ऑक्सफोर्ड के होंगे तो बराबर देंगे फार्मूला। गरीब औरत को 1 लाख रुपए देंगे। सपोज हमने वर्स्ट केस सिनेरियो देखा, 35 करोड़ गरीब लेडीज हैं। हमारा आवक है ईयरली बजट का 35 लाख करोड़ है। सर आप उससे ज्यादा का तो आप सुनिए, उससे ज्यादा का तो आप जो आपके बड़े बड़े बिजनेसमैनों का खर्चा माफ कर दिया आप, तो क्या हम नहीं दे सकते? क्या बोलिए आप? हर अकाउंट में डाल देता हूँ, बोले हम नहीं दे सकते? क्या बोलिए? 15 लाख 15,000 डाल दो साहब। दिखा दो वो वीडियो दिखा दो, कहाँ पे है? आपको वीडियो चाहिए? अरे सर भेजिए, मेरे को ट्वीट करिए। मैं आपका नंबर ले रहा हूँ, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप करता हूँ, देखिए ट्वीट करिए मेरे को ट्वीट करिए। अच्छी बात है, चलिए ट्वीट करूंगा। अडानी और अंबानी का खर्चा माफ हो सकता है, तो महिलाओं को 1 लाख रुपए क्यों नहीं मिल सकते बताइए आप? अडानी और अंबानी बहुत शॉर्ट में जवाब दे दीजिए अशफाक साहब का जवाब कहाँ है? क्योंकि श्रीनिवास साहब आपने कैलकुलेशन बताई है, उस कैलकुलेशन के तौर पे वो कह रहे हैं कि जब अंबानी अडानी का कर्जा माफ हो सकता है तो इन महिलाओं को क्यों नहीं मिलना चाहिए? बहुत शॉर्ट में जवाब दे दीजिए। राहुल जी का अत्यंत प्यार है अंबानी और अडानी, उसके बिना उनको नींद नहीं आता। और प्रॉब्लम ये है उनके तो एनजीओ प्रधानमंत्री साथ लेके फिरते हैं, प्रेम किसका लीजिए, अपनी फ्लाइट इलेक्शन लड़ा नहीं जाता, एनजीओ स्क्रिप्ट में इलेक्शन लड़ा नहीं जाता। मोहब्बत इस तरीके से जाहिर होती है। अभी आप कह रहे थे कि उनका मैनिफेस्टो जो है बाहर से बना है, एनजीओ ने भी इनको ये सारे कैलकुलेशंस दे दिए हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, एनजीओ का स्क्रिप्ट में इलेक्शन लड़ा नहीं जाता। मैं ये बोला, मेरा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि पीएम मोदी की तरह एक अच्छा सा हायर करनी पड़ेगी उनको एजेंसी। जी देखिए, जमीनी हकीकत से जुड़िए ना आप। आप जमीनी हकीकत से जुड़िए। ठीक है, खाली जुमले वो आपका एक झूठ बोलो। पहले तेलंगाना खत्म करिए, यहाँ पे पहले तेलंगाना खत्म करिए। ठीक है, तो श्रीनिवास साहब तेलंगाना में कितनी अभी कितनी है? और हाँ
अभी भी वही बोलता हूँ, बाद में भी वही बोलूंगा। वर्स्ट केस सिनेरियो 5, बेस्ट केस सिनेरियो 11। अच्छा, अगर मतलब बहुत ज्यादा बुरी हालत में रहे तो भी 5 सीटें कम से कम आप लेके जाएंगे? वर्स्ट केस सिनेरियो। हाँ, मैं वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत बुरी कंडीशन में भी रहे तो 5। अशफाक साहब कह रहे बहुत बुरी कंडीशन में रही तो 5 है, वरना तो 11 तो कम से कम। फिर बीआरएस कहाँ है, ये भी फैसल खान से पूछना पड़ेगा। बुरी कंडीशन है तो यही कह रहा हूँ कि बुरी कंडीशन है, 2 आ जाए तो बहुत है। तेलंगाना में बहुत बुरी ठीक है, कंडीशन है, 2 ही आ जाए। कह रहे हैं इस बार सुन लिया हमने, देख लेते हैं 4 जून को देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, 4 जून को देख लेंगे, 2 ही आएंगी। ठीक है। इंशाल्लाह आपकी क्या है अशफाक साहब, आपकी क्या है? 14 सीटों का हमारा जो एनालाइज है, हमने जो देखा है कि 14 सीटें कांग्रेस को जो सो इस बार मिलने के जो सो चांसेस हैं। और जिस तरीके से मतलब मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट है, और जहाँ पर गवर्नमेंट होती है वहाँ पर थोड़ा बहुत जो सो जनता का भी ये होता है कि भाई आने वाली सरकार जो सो हम अब ये देश में भी देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर फाइट कांग्रेस और जो सो बीजेपी के बीच में है, मतलब बीआरएस कहीं नहीं के है। बीच में भी बीआरएस एक अपनी यहाँ की मुकामी पार्टी है। वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ उनका रिप्रेजेंटेशन सेंटर तक जाए, पार्लियामेंट तक जाए, ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर लड़ाई है सिर्फ जो सो बीजेपी। कितनी बहुत शॉर्ट में कर दीजिए। 14 सीटें आएंगी। ठीक है। फैसल खान, ये तो 14 सीटें ला रहे हैं बीआरएस साहब, सॉरी बीजेपी से हमारे श्रीनिवास साहब कह रहे हैं कि वो जो है पूरी तरीके से अगर वर्स्ट केस 5 वरना तो 11 तो लाएंगे। आपके लिए क्या बचा? बहुत शॉर्ट में फैसल। हाँ जी बिल्कुल, मैं बोलना चाहूंगा, शॉर्ट में बोलूंगा। तेलंगाना की आवाम को मालूम है कि जो अपने घर का खा के मामू के बकरियां नहीं चलाते। हमारा अंदाजा ये है कि हम जो 10 से 12 सीट हम तेलंगाना में लाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया श्रीनिवास साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशफाक खान साहब आपका, और फैसल खान साहब आप सभी का बहुत शुक्रिया। कितनी सीटें आएंगी तेलंगाना की, और तेलंगाना क्या वाकई साउथ का डोर बनेगा बीजेपी के लिए, या बीजेपी से साउथ को जो है कहीं ना कहीं छीनते हुए नॉर्थ की तरफ कांग्रेस बढ़ेगी? ये बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द जो है अब तीसरे फेज़ का, चौथे फेज़ का भी मतदान होने वाला है। और क्या वाकई जनता का मूड क्या है, ये भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और बाकी सब कुछ तो 4 जून को साफ हो ही जाएगा। फिलहाल मेरे सारे साथियों को और मुझे भी दीजिए इजाज़त, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।